यथार्थ महाराष्ट्र 2.0 आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करवा लिए हैं। मोशन को कंप्लीट कर लिया हमने, उसके बाद हमने लाइट को कंप्लीट कर लिया, वर्क को कंप्लीट कर लिया। तो आज हम क्या करने वाले हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को भी, है ना, रिफ्लेक्शन लाइट को भी, करंट को भी। तो ये अलग अलग चीजें कंप्लीट करने के बाद अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं स्टडी ऑफ साउंड। ये जो चैप्टर है आपका, आज इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत मजबूत हो सके। ठीक है, चलिए। तो आज हम क्या देखने वाले बेटा, आज हम देखने वाले हैं कि साउंड वेव क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड ये क्या कंसेप्ट होता है। बाद में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किस तरीके से होता है, ह्यूमन ईयर ऑडिबल साउंड, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या बोला गया है, हाउ डज द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द साउंड। ओके, इन सारी चीजों के बारे में अपने को पहले बात करनी है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी का साउंड के वेलोसिटी के साथ में क्या रिलेशन है। ओके, ये दो क्वेश्चन अपने को पूछे गए हैं, इसका भी हम आंसर देखेंगे और हम एक पैराग्राफ में भी देखेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। दिस एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वेव. A medium is necessary for the propagation of sound. Sound waves give rise to the chain of compression and rarefaction in the medium. The particles of the medium oscillate about their central and mean position in the direction parallel to the propagation of the wave. Such waves are called longitudinal waves. On the other hand, in the waves created by dropping the stone in still water, the particles of the water oscillate up and down. These oscillations are perpendicular to the direction of propagation of the wave. Such waves are called transverse waves. ठीक है ना, ऐसा कुछ बोला गया है। तो देखिए, जिन लोगों ने लाइट का जो लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि जो आपके वेव्स होते हैं, ओके, जो वेव्स की हम स्टडी करते हैं, जो हम वेव्स की स्टडी करते हैं उसमें दो चीजें होती है। क्या होती है बेटा, दो चीजें इसके अंदर होती है। एक होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक होती है आपकी मैकेनिकल वेव। क्या होती है, मैकेनिकल वेव होती है। ये हमने पहले ही समझाया है। अब मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपके जो मोबाइल्स हैं, मोबाइल में हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं, तो ये कॉल कनेक्ट होता है, तो ये मोबाइल से जो निकलने वाला सिग्नल है, राइट, या फिर रेडियो में जो सिग्नल कैप्चर होता है, जो आकाशवाणी का सेंटर होता है, ये जो वेव्स होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो मैकेनिकल वेव होती है, इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे साउंड वेव है ना, साउंड वेव, और यहाँ पे जो वेव्स होते हैं, इनका एग्जांपल मैं अगर देता हूं तो वो रेडियो वेव्स। ओके, तो ये एग्जांपल है, ये अलग अलग आपके वेव्स है, ये वेव के टाइप्स है, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब जिसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी दो चीजें होती है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो कुछ इस प्रकार से, इसका जो फॉर्म होता है वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से उसका फॉर्म होता है, इस प्रकार से वो वेव जो है वो आगे बढ़ती है ना। अब ऐसी जो वेव है वो आपने, अगर पानी का जो सरफेस है उसको अगर आपने डिस्टर्ब किया तो ऐसी वेव आपको दिख सकती है, राइट। तो ये जो वेव है इसे बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो इसी तरीके से ट्रैवल करते हैं, ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में, राइट। पानी के सरफेस को अगर आपने डिस्टर्ब किया तो उसके ऊपर इस प्रकार से वेव बनते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो ऐसी ही होती है, लेकिन पानी के ऊपर बने हुए ट्रांसवर्स वेव के टाइप, है ना, पानी के सरफेस के ऊपर बनी हुई ट्रांसवर्स वेव,
इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता है ना। मतलब वो एक टाइप की मैकेनिकल वेव है, लेकिन भले ही ये जो वेव है वो ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें देखो, इसमें ये जो ऊपर, जो एक ऊपर पार्ट है ना जिसकी हाइट ज्यादा है, तो इसे बोला जाता है क्रेस्ट, और ये जो पार्ट है इसे बोला जाता है ट्रफ, इसे बोला जाता है ट्रफ। ये हो गया क्रेस्ट, ये हो गया ट्रफ। अब ये साउंड वेव है, तो साउंड वेव में क्रेस्ट और ट्रफ नहीं होता, इसमें होता है कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन। इसमें क्या होता है, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, है ना। मान लीजिए कि मेरे और कैमरा के बीच में यहां पर क्या है, एयर है। अब मैं कुछ बात कर रहा हूं तो ये एयर के पार्टिकल जो है यहाँ पर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो डिस्टर्ब कैसे होते हैं ये जरा मैं आपको बताता हूँ। ये जो वेव्स होते हैं, है ना, तो इसमें होता है कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन होता है, और उसमें होता है रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, ऐसी चीजें यहां पर होती है, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन। ओके। अब इसमें जो पार्ट कॉम्प्रेस है ना, ये जो पार्ट है कॉम्प्रेस, इसको बोला जाता है कॉम्प्रेशन, इसको बोला जाता है कॉम्प्रेशन। और ये जो थोड़ा सा लेस डेंसिटी वाला पार्ट है इसे बोला जाता है रेयरफैक्शन, इसे बोला जाता है रेयरफैक्शन। ओके। तो ऐसी दो चीजें, इस प्रकार से ये जो चीजें होती है वो डिवाइडेड होती है, इस प्रकार से ये दो अलग अलग पार्ट होते हैं। आ रहा है समझ में। ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट, ये हो गया मैकेनिकल वेव का पार्ट। इसमें क्या आता है, साउंड वेव आता है अपना, राइट। तो ये हो गया आपका पहला पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में आपने यही चीजें बताई है, यही चीजें हमने पढ़ी है, राइट। और भी एक चीज है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड में फ्रीक्वेंसी का क्या रोल होता है, चलिए वो भी आपको मैं बता देता हूँ। वैसे जितना आपको समझ में आता है, थोड़ा सा आप अपना कॉन्सेंट्रेट करिए अपने आप को, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, वेलोसिटी जो होती है ना, तो वेलोसिटी के बारे में अगर हम बात करें, है ना, वेव की वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी। तो मान लीजिए कि ये वेव ट्रैवल हो रही है ना, ये आपकी ट्रांसवर्स वेव है वैसे देखा जाए तो ये वेव ट्रैवल हो रही है। तो हर एक वेव का छोटा सा यूनिट होता है, हर एक वेव का छोटा सा यूनिट होता है ना। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्रेस्ट और ये ट्रफ, ये मिलाकर के इसका छोटा सा यूनिट बना है, तो इससे इस छोटे से यूनिट को बोला जाता है वेवलेंथ, इसे बोला जाता है वेवलेंथ, इसे बोला जाता है वेवलेंथ, राइट, वेवलेंथ बोला जाता है। अब देखिए, ये जो वेव है वो मीडियम के अंदर से ट्रैवल हो रही है, मीडियम के अंदर से ट्रैवल हो रही है। हाँ, अब देखिए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड मतलब, देखिए, टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टाइम, कैपिटल टी, टाइम पीरियड, इसका मतलब होता है, इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट के अंदर से, एक पॉइंट के अंदर से एक वेवलेंथ को, एक पॉइंट के अंदर से एक वेवलेंथ को पास होने के लिए जो समय लगता है उसे बोला जाता है टाइम पीरियड, है ना। अब आपको पता है कि वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, लैम्बडा इतना डिस्टेंस कवर हुआ है, और टाइम कितना लगा, कैपिटल टी लगा है, राइट, लैम्बडा अपॉन कैपिटल टी। अब देखिए, अगर इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कैपिटल टी, तो जो 1 अपॉन कैपिटल टी होता है तो इसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा इनटू फ्रीक्वेंसी। ओके। मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना, वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनता है आपके सामने, वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा इनटू फ्रीक्वेंसी, ये बनता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। आ रहा समझ में। यही हमसे पूछा गया था
कि हाउ डज द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेलोसिटी भी ज्यादा। समझ में आ रहा है? हमने देखा ना यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड करती है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा वेलोसिटी। ओके। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड वेव, है ना। ये देखो, ये भी हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखो, ये है ट्रांसवर्स वेव। अब पानी के ऊपर आपने क्या किया, पानी के सरफेस को आपने डिस्टर्ब किया तो उसके ऊपर ऐसी वेव बन रही है। तो बेसिकली पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं, पानी की जो मॉलिक्यूल्स होती है, वो कहीं पर ट्रैवल नहीं करते, एक्चुअली एनर्जी ट्रैवल कर रही होती है, पार्टिकल अपनी जगह पर ही होता है। मतलब यहां पर जो पार्टिकल था, यहां पर जो पार्टिकल था, वो पार्टिकल ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, मतलब वो क्या कर रहा था, ऑसिलेशन कर रहा था। देखो ये मेरा हाथ है, तो मेरा हाथ, मेरे हाथ के अंदर से एनर्जी ट्रैवल हो रही है। देखो ये मेरे हाथ के अंदर से एनर्जी ट्रैवल हो रही है, लेकिन मेरा हाथ कहीं नहीं जा रहा। यहां पर जो पार्टिकल था वो यहीं पर है, बस वो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन जो वेव है वो आगे बढ़ चुकी है, जो वेव है वो आगे बढ़ चुकी है। ऐसा होता है, मतलब पार्टिकल अपनी जगह पर ही होता है, अपनी जगह पे परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, और जो वेव है वो निकल जाती है। मतलब देखो ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और पार्टिकल इसको परपेंडिकुलर तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, मतलब इसका ऑसिलेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को परपेंडिकुलर है ना। अब देखिए, अब देखिए लॉन्जिट्यूडनल वेव, ये है लॉन्जिट्यूडनल वेव। अब देखिए लॉन्जिट्यूडनल वेव, मान लीजिए कि वेव जो है इस तरीके से ट्रैवल कर रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो पार्टिकल जो है वो इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। ओके, मतलब यहां पर पार्टिकल का वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को कैसा है, पैरेलल। मतलब साउंड वेव में कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, पार्टिकल ऐसा वाइब्रेट करता है कि वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को पैरेलल होता है ना। और ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को कैसा होता है, पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को कैसा होता है, परपेंडिकुलर। ऐसी बात होती है। ओके, चलो अब देखिए इस प्रकार से, ये जो है लाउड स्पीकर यहाँ पे लगाया गया है, इसके सामने क्या है, एयर है। तो जैसे ही साउंड ट्रैवल करेगा तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कॉम्प्रेशन दिख रहा है, यहाँ पे आपको रेयरफैक्शन दिख रहा है, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, है ना। सी मतलब कॉम्प्रेशन, आर मतलब रेयरफैक्शन। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे जो डेंसिटी है वो वैरी कर रही है, मतलब कॉम्प्रेशन में ज्यादा डेंसिटी है और रेयरफैक्शन में कम डेंसिटी है, फिर से बढ़ रही है, फिर से कम हो रही है, फिर से बढ़ रही है, फिर से कम हो रही है, फिर से बढ़ रही है, फिर से कम हो रही है। इस प्रकार से, इस प्रकार से ये जो है डेंसिटी वेरी करती है। अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात की गई है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को न्यू बोला जाता है। फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है बेटा, न्यू, एन यू, न्यू बोला जाता है फ्रीक्वेंसी को, है ना। ये सिंबल होता है उसका न्यू। देखो हाँ, उसके बाद में द एम्पलीट्यूड विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर डेंसिटी इंडिकेटेड बाय ए, टाइम टेकन फॉर द ऑसिलेशन, है ना, इसको बोला जाता है टाइम पीरियड, एंड इट्स इंडिकेटेड बाय कैपिटल टी, है ना। फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में बात की गई। चलो मैं आपको समझाता हूँ फटाफट फटाफट। देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, जब पार्टिकल, पार्टिकल के ऊपर जब एनर्जी उसके ऊपर आके टकराती है तो पार्टिकल ऑसिलेट करता है। मतलब देखिए उधर से एनर्जी आ रही है, एनर्जी आके पार्टिकल के ऊपर टकराई तो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। जितनी ज्यादा एनर्जी से वेव आएगी उतना ज्यादा वो ऑसिलेट करेगा। तो पार्टिकल कितना ज्यादा ऑसिलेट कर रहा है उसे बोला जाता है एम्पलीट्यूड, है ना। देखिए ये एयर की लेयर है, उधर से साउंड आया, इसको टकराया, तो ये जो लेयर है वो पीछे जाएगी और आगे आएगी, है ना। मतलब ये क्या कर रही है, ऑसिलेट। जितनी ज्यादा एनर्जी से वेव आएगी उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑसिलेशन। उतनी ज्यादा ये जो लेयर है वो अपनी जगह से दूर जाने वाली है। देखो ये होती है इसकी मेन पोजीशन, ये जो लेयर होती है ये पहले पीछे जाती है, फिर आगे आती है, यहाँ पर रुकती नहीं है क्योंकि मोमेंट ऑफ, है ना, मतलब यहाँ पे क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। देखो
यहाँ पे आई, ये यहाँ पे लेयर है, यहाँ से एनर्जी आई, टकराई, तो ये जो लेयर है वो पहले पीछे गई फिर आगे आई, लेकिन वो मोशन में थी तो यहाँ पर रुकेगी नहीं, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसा होता है। इस प्रकार से पार्टिकल ऑसिलेट करता है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? पार्टिकल का अपने मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होता है, पार्टिकल का अपने मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे बोला जाता है एम्पलीट्यूड, उसे बोला जाता है एम्पलीट्यूड। मतलब ये जो लेयर है ना, ये जो लेयर है इसके ऊपर एनर्जी टकराएगी तो ये पहले पीछे जाएगा, मतलब यहाँ पे पीछे जाएगा फिर आगे आएगा और फिर पीछे आगे आएगा फिर से पीछे जाएगा। तो अपनी जगह से वो जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इसे बोला जाता है एम्पलीट्यूड, इसे बोला जाता है एम्पलीट्यूड, है ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, है ना, मतलब ये जो वेव ट्रैवल कर रही है, तो हमने क्या कर दिया, मीडियम में हमने पॉइंट बना लिया, हमने मीडियम में एक पॉइंट बना लिया, है ना। अब ये जो है वो सबसे छोटा हिस्सा है, मतलब एम्पलीट्यूड जो होता है सबसे छोटा हिस्सा होता है वेव का। तो एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस वाइब्रेशंस पास हो रहे हैं, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस पास हो रहे हैं इस पॉइंट के अंदर से, उसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, उसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, है ना। एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। टाइम पीरियड मतलब एक वेव के एक छोटे से पार्ट को एक पॉइंट से ट्रेवल करने के लिए जो समय लगता है उसे बोला जाता है टाइम पीरियड, कैपिटल टी। ओके, एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, टाइम पीरियड हो गया। अब बस वेलोसिटी, है ना, वेवलेंथ भी बता दिया मैंने आपको। वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब बड़ी सी वेव का छोटा सा पार्ट, मतलब ये देखिए यहाँ पे, ये है आपकी लॉन्जिट्यूडिनल वेव, है ना। साउंड वेव क्या होती है? लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो इसमें एक कॉम्प्रेशन और एक रेयरफेक्शन, इसमें एक कॉम्प्रेशन और एक रेयरफेक्शन ऐसा मिला के जो पार्ट बनता है उसी को लैम्बडा बोला जाता है, उसी को लैम्बडा बोला जाता है। ओके, चलो ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो जो मैंने आपको बातें बताई थी, हाँ, क्या बोला? टेक योर फ्रेंड टू प्लेस वेयर देयर आर iron pipe, example school veranda, staircase or fence. Stand near one end of the pipe and ask the friend to stand 20 to 25 feet away from you near the pipe. Ask the friend to gently tap the pipe with a stone. Press your ear to the pipe and listen to the sound coming through the pipe. The same sound coming through the ear, same sound coming through the air can also be heard. But which sound reaches you first? तो इनका कहना है इनका कहना है कि अगर सॉलिड के अंदर से लाइट ट्रेवल कर रही है तो वो बहुत फास्ट ट्रेवल करेगी इन कंपेयर टू एयर। तो यही ये बोलना चाहते कि एक पाइप है, इसके दोनों एंड पे आप और आपका फ्रेंड खड़ा है, तो आपका फ्रेंड क्या कर रहा है कि उस पाइप के ऊपर थोड़ा सा स्टोन टैप कर रहा है, तो आपको उस पाइप को कान लगाना है, तो उसके अंदर से ट्रैवल होने वाली वेव आपके कान तक पहुंचगी बहुत जल्दी। और जो एयर फ्लो हो रही है, जो एयर फ्लो हो रही है तो उसके थ्रू जो साउंड आएगा वो बाद में आएगा। यही बात ये आपको बताना चाहते हैं। फ्रॉम द अबो एक्टिविटी यू कैन सी दैट यू हियर द साउंड थ्रू द आयन पाइप मच बिफोर यू हियर इट कमिंग थ्रू द एयर। दिस शो दैट साउंड ट्रैवल फास्टर इन आयन देन एयर। मतलब सॉलिड के अंदर से साउंड बहुत इजीली ट्रैवल करता है, बहुत सॉलिड के अंदर से साउंड बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ में ट्रैवल करता है। अब क्या बोला है? वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इनका कहना है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पॉइंट ऑन द वेव, फॉर एग्जाम्पल अ पॉइंट ऑफ द हाइएस्ट डेंसिटी और लोवेस्ट डेंसिटी इन यूनिट टाइम इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, है ना। मतलब एक अगर पार्टिकल है मीडियम का, एक अगर पार्टिकल है मीडियम का, जब तक वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा तब तक वेव जितना डिस्टेंस कवर करती है ना, वो डिस्टेंस जितने टाइम में कवर हुआ उसी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। और भी समझते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पॉइंट ऑन द वेव इन यूनिट टाइम।
एक यूनिट टाइम में, है ना, एक यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में जो पॉइंट था, है ना, जो पॉइंट था वेव का पॉइंट, उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है उसे बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, है ना। मान लीजिए कि, मान लीजिए कि साउंड वेव ट्रैवल हो रही है, राइट, साउंड वेव ट्रैवल कर रही है, तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर पहले टकराया, है ना, यहाँ पर पहले साउंड टकराया, तो यहाँ पे क्या तैयार हुआ, कॉम्प्रेशन, यहाँ पे क्या तैयार हुआ, कॉम्प्रेशन। लेकिन धीरे धीरे ये जो कॉम्प्रेशन है, मतलब यहाँ पर कॉम्प्रेशन है, तो धीरे धीरे ये कॉम्प्रेशन जो है वो आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे कॉम्प्रेशन जो है वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। जैसे कॉम्प्रेशन आगे बढ़ता जाएगा, पीछे वाला पार्ट रिलैक्स होता जाएगा, मतलब अपने पीछे वो रेयर फैक्शन को छोड़ता जाएगा और कॉम्प्रेशन आगे बढ़ता जाएगा। तो हमें पता चलेगा कॉम्प्रेशन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है यूनिट टाइम में, तो उसे ही क्या बोला जाएगा, साउंड की, उसे ही बोला जाएगा साउंड की वेलोसिटी। यस, है ना, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें पता है कि एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में, यूनिट टाइम पीरियड, है ना, यूनिट टाइम पीरियड में क्या होता है, लैम्बडा वेवलेंथ इतना डिस्टेंस कवर होता है, तो इन्होंने क्या किया, लैम्बडा अपॉन टाइम पीरियड, लैम्बडा अपॉन टाइम पीरियड। ओके, v इज इक्वल टू क्या किया है, v इज इक्वल टू किया है लैम्बडा अपॉन टाइम पीरियड, v इज इक्वल टू किया है लैम्बडा अपॉन टाइम पीरियड, और v इज इक्वल टू लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय टाइम, लैम्बडा इनटू फ्रीक्वेंसी, है ना, वेलोसिटी। ऐसी बात, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू फ्रीक्वेंसी, ऐसी बात होती है ना। यही बात इन्होंने फ्रीक्वेंसी को न्यू के फॉर्म में लिखा है और यहाँ पर लिखा है लैम्बडा। आगे बढ़ते हैं, और क्या बोला है देखिए, यहाँ पर साउंड की स्पीड बताई गई है, साउंड की स्पीड सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, है ना। तो सॉलिड में देखिए एल्यूमिनियम की बात करेंगे, निकेल, स्टील, आयरन, ब्रास और ग्लास, इनकी अगर बात करेंगे तो देखिए एल्यूमिनियम में साउंड की स्पीड है 5400 मीटर, 5420 मीटर पर सेकेंड। निकेल में देखिए 6000, स्टील में देखिए 5900, आयरन में देखिए 5900, ब्रास में देखिए 4700, ग्लास में देखिए 3900, है ना। सी वाटर में देखिए, तो ये लिक्विड में एकदम कम हो गई, सी वाटर में कितना है देखो 1000, 1000, 1000, 1000, लिक्विड में 1000 के आसपास है, मेटल में देखो 6000 के आसपास है, और गैस में देखिए, गैस कितना है 1000 से 200 के बीच में, 1000 से 200 के बीच में, बहुत कम साउंड की स्पीड है। गैस में बहुत सबसे कम है, लिक्विड में थोड़ी सी ज्यादा है, सॉलिड में सबसे ज्यादा है। ओके, चलिए, और यहाँ पे क्या बोला गया है देखिए, साउंड की जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो टेम्परेचर को, टेम्परेचर के स्क्वायर रूट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी, राइट। उसके बाद में, उसके बाद में देखिए कि जो मीडियम की जो डेंसिटी होती है, मतलब मीडियम किसका है, एयर का है। मीडियम हो सकता है कि मीडियम में कोई और लिक्विड हो, राइट। मतलब आपने क्या किया, एक होता है ड्राई मीडियम, मतलब जिसके अंदर वाटर वेपर नहीं होती, और एक होता है ऐसा मीडियम जिसको बोलते हैं हम ह्यूमिड मीडियम, ह्यूमिड मतलब जिसके अंदर वाटर की वेपर ज्यादा है। इनका कहना है कि अगर, है ना, मतलब पार्टिकल जो मीडियम है, उस मीडियम के पार्टिकल उनकी अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, है ना। समझ में आ रहा है कि डेंसिटी अगर बढ़ती है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। उसके बाद में मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद में क्या बोला है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट को भी, मॉलिक्यूलर वेट के स्क्वायर रूट को वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूल का वेट जितना ज्यादा रहेगा उतनी कम वेलोसिटी रहेगी, है ना। तो ऐसे तीन फैक्टर है, टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मीडियम। अब देखिए, अब ये देखिए ऑडिबल, इंफ्रा एंड अल्ट्रासाउंड, इनके बारे में अभी बात की गई है।
तो हमारी जो कानों की क्षमता है, ऐसा नहीं कि हम सभी प्रकार के साउंड सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक का ही हम साउंड सुन सकते हैं। अब उससे अगर कम हुआ तो वो एक अलग रेंज होती है, वो हम सुन नहीं पाते, और अगर साउंड उससे ज्यादा है तब भी हम नहीं सुन पाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे द लिमिट ऑफ हियरिंग ह्यूमन ईयर कितनी है, यहाँ पे देखो जरा कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज इतनी है। दैट इज द ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन दिस रेंज। दिस साउंड्स आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड। इनको क्या बोला जाता है, ऑडिबल साउंड बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए आवर ईयर्स कैनॉट हियर साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसीज लोअर देन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, है ना। तो ये जो साउंड होता है कि 20 हर्ट्ज से भी कम की फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है, इसे बोला जाता है इंफ्रा साउंड, है ना, इंफ्रा साउंड। और देखिए यहाँ पे अगर 20 साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो उसे क्या बोला जाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड बोला जाता है। तो ये जो बैट होता है ये क्या तैयार करता है, बैट अल्ट्रासोनिक साउंड तैयार करता है। उसकी आंखें होती है लेकिन वो बहुत वीक होती है, उससे वो देख नहीं पाता, लेकिन उसके कान बहुत तेज होते हैं। वो साउंड प्रोड्यूस करता है, और साउंड प्रोड्यूस करने के बाद में वो जो साउंड है फिर से उसको सुनाई देता है, राइट, उसको फिर से वो सुनाई देता है। तो उसी साउंड के माध्यम से वो ट्रैवल करता है। ओके, ऐसा होता है। ओके, आगे क्या बोला है, अल्ट्रासोनिक साउंड, कौन कौन से डिवाइसेस में अल्ट्रासोनिक साउंड यूज किया जाता है ना। देखिए कम्युनिकेशन बिटवीन शिप्स एंड सी, शिप एट सी, है ना। शिप्स एट सी मतलब सी में जो शिप्स अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे जो उनका चल रहा है अभी, जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो वहाँ पे होता क्या है, उनके बीच में कॉन्टेक्ट सेट करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ किया जाता है। टू जॉइन प्लास्टिक सर्फेसेस टुगेदर, दो प्लास्टिक सर्फेसेस को ज्वाइन करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ किया जाता है। टू स्टरलाइज लिक्विड्स लाइक मिल्क बाय किलिंग द बैक्टीरिया इन इट सो दैट द मिल्क कीप्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, है ना। मिल्क के अंदर के बैक्टीरिया को किल करने के लिए उसके अंदर से अल्ट्रासोनिक साउंड पास किया जाता है। ओके, उसके बाद देखो इकोकार्डियोग्राफी विच स्टडीज हार्ट बीट्स इज बेस्ड ऑन द अल्ट्रासोनिक वेव, इसका भी अल्ट्रासोनिक वेव इसमें यूज किया जाता है ना। इंटरनल ऑर्गन सोनोग्राफी, सोनोग्राफी का यूज करके बॉडी के अंदर के ऑर्गन को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। उसके बाद इन इंडस्ट्री टू क्लीन द इंट्रिकेट पार्ट्स ऑफ द मशीन वेयर हैंड्स कैनॉट रीच, जहाँ पे हाथ नहीं पहुंच सकता उसको साउंड वेव वहाँ पे अल्ट्रासोनिक साउंड वहाँ पे ट्रांसमिट किया जाता है ताकि वो क्लीन हो सके एरिया। उसके बाद में टू लोकेट द क्रैक्स एंड फॉल्ट्स इन मेटल ब्लॉक, कोई मेटल ब्लॉक है लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म बना है तो उसको चेक करने के लिए उसके अंदर से अल्ट्रासोनिक साउंड पास किया जाता है ताकि हम चेक कर सके कि उसके अंदर की जो चीज़ें है वो सही है कि नहीं है ना। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करें, है ना, अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करें तो उसमें लाइट की तरह ही चीज़ें होती है ना। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है यहाँ पे, हम जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो एक हमने एक सरफेस लिया है ना, एक हमने सरफेस लिया और फिर हमने क्या किया, दो यहाँ पे सिलेंडर लगाए, और जो पहला सिलेंडर है तो यहाँ पर हमने एक वॉच लगाई, क्लॉक लगाई है, और फिर यहाँ पे दूसरा सिलेंडर है, यहाँ पर भी हमने क्या लगाई है, मतलब यहाँ पे हम साउंड सुनेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम धीरे धीरे एंगल को सेट करते हैं, मतलब धीरे धीरे एंगल को कम करते हैं, बढ़ाते हैं, और फिर यहाँ पे एंगल्स, यहाँ पर भी हम जो सुनने वाला पर्सन है, ओके, यहाँ पर हमने क्लॉक लगाई, इसको एक सेट कर दिया, बाद में हम इसको क्या कर रहे हैं, जो ये जो दूसरा वाला सिलेंडर है यहाँ से हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसका एंगल हम चेंज करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब ये दोनों एंगल सेम हो जाते हैं तब हमें एक लाउड साउंड सुनाई देता है। यही चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है। मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1 एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन θ2, ट्राई टू सी दे आर रिलेटेड इन एनी वे, है ना। देखिए लाइक light wave sound waves to get reflected from the solid or liquid surfaces, these wave also follow the laws of reflection, है ना, laws of reflection follow करते हैं। a smooth or the rough surface is needed for the reflection of sound, the direction of incident sound wave and the reflected sound wave make equal angles with the perpendicular to the surface and all these three lie in one same plane, है ना। देखिए रिफ्लेक्शन की लॉ क्या बताते हैं आपको कि जो
एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है मेजर एंगल, और ये मेजर एंगल आर जो होता है, ये कैसे होते हैं? सेम होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं? सेम होते हैं, है ना। मतलब यही तो रिफ्लेक्शन का लॉ है। तो साउंड यहाँ से जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा और आपको सुनाई देगा। मतलब जहाँ पे लाउड साउंड सुनाई देगा तब आप बोलोगे कि रिफ्लेक्शन प्रॉपर तरीके से हुआ है। अब देखिए, गुड एंड द बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ द साउंड। गुड एंड द बैड रिफ्लेक्टर। देखिए, आप जब, बहुत बार ऐसा होता है कि जो खाली घर पड़ा हुआ होता है तो वहाँ पे क्या होता है, साउंड का रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जब आप मूवी देखने के लिए जाते हो थिएटर में तो वहाँ पे क्या होता है, पर्दे लगाए गए होते हैं और जो उसकी दीवारें होती है उसके ऊपर स्पंज की तरह मटेरियल लगाया जाता है। ओके, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि उसके ऊपर साउंड पड़ता है और रिफ्लेक्ट होकर के, देखिए अगर सरफेस हार्ड रहा तो उसके ऊपर का रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपने पर्दे लगा दिए, है ना, अगर आपने कर्टन्स वहाँ पे लगा दिए, अगर आपने सॉफ्ट सरफेस वहाँ पे लगा दिया तो उसके ऊपर पड़ने के बाद में वहाँ पे साउंड की एनर्जी एब्सॉर्ब हो जाती है, तो वो उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन अगर सारे जो सरफेस है वो एकदम ही हार्ड सरफेस है, एकदम ही प्लेन सरफेस है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा और हमें इको सुनाई देगा। अब जो इको वाले जो कंसेप्ट है वो भी हम इसमें समझने वाले हैं, है ना। देखो, इन द एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 131, व्हाट विल हैपन इफ यू लिफ्ट वन ऑफ द ट्यूब्स टू सम हाइट। ओके, इनका कहना है कि अगर आपको साउंड सुनना है तो जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है और जो इंसिडेंट वेव है और जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो दोनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, ऐसा होता है। अब इको की बात करते हैं। इको का मतलब क्या होता है? एंड इको मतलब होता क्या है? देखो, इको मतलब क्या होता है? एंड इको इज द रिपीटेशन ऑफ द ओरिजिनल साउंड बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन बाय सम सरफेस। किसी सरफेस के ऊपर साउंड अगर पड़ता है और अगर वहां से रिफ्लेक्ट होता है तो उसे क्या बोला जाता है बेटा? इसको इको बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? इको बोला जाता है, राइट, उसे ही इको बोला जाता है। ओके, इन ऑर्डर टू in order to be able to hear the original sound, its reflection distinctly at 22 degrees Celsius, what must the minimum distance be between the source and the reflecting surface? ओके, अगर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सुनना है एट 22 डिग्री सेल्सियस, तो अगर मैं बोलने वाला पर्सन हूँ, मतलब मैं साउंड का सोर्स हूँ, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मुझसे कितने दूरी पर होना चाहिए ताकि मुझे इको सुनाई दे? तो इनका कहना है एट 22 डिग्री सेल्सियस द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 344 मीटर पर सेकेंड, राइट। आवर ब्रेन रिटेन्स अ साउंड फॉर 0.1 सेकेंड। ओके, मतलब एक अगर वर्ड आपने सुना तो उसका इम्पैक्ट अपने कानों के ऊपर 0.1 सेकेंड के लिए रहता है, ऐसा इनका कहना है। आवर ब्रेन रिटेन्स अ साउंड फॉर 0.1 सेकेंड, thus for us to be able to hear a distinct echo, the sound should take more than 0.1 second after starting from the source to get reflected and come back to us. Okay, मतलब ये सोर्स है, ये सोर्स है, यहाँ से साउंड निकला, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आया। इनका कहना है कि अगर ये साउंड 0.1 सेकेंड के पहले ही आ गया तो हमें सुना ही नहीं देगा। ये देखो, यहाँ पर मैं एक सरफेस लगाता हूँ तो ये बहुत पास है, यहाँ से साउंड निकलेगा, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा, लेकिन ये 0.1 सेकेंड के पहले ही रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रहा है, तो मुझे कभी इको सुनाई देगा नहीं। लेकिन मैंने कुछ बोला और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत दूर है, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, तो अगर ये साउंड उसको लगता है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आता है लेकिन 0.1 सेकेंड के बाद में, तो मुझे इको सुनाई देगा। यही बात यहाँ पे बताई गई है। Thus we can determine the minimum distance between the source and the reflecting surface, है ना। तो अपने को फॉर्मूला तैयार करना है, तो अपने को क्या तैयार करना है? फॉर्मूला तैयार करना है। देखो, ये सोर्स है, यहाँ से साउंड जो है तैयार निकल रही है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इनका कहना है जो साउंड है वो 0.1 सेकेंड के बाद में आनी चाहिए। अब इनका कहना है कि जो रूम टेम्परेचर होता है ना, 22 डिग्री, अगर मैं 22 डिग्री सेल्सियस की बात करूं या फिर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं, तो इनका कहना है कि जो साउंड की स्पीड है
तो जो साउंड की स्पीड है, तो साउंड की जो स्पीड है ना, वी लिखता हूँ स्पीड के लिए अभी, तो वो कितनी होती है, वो होती है 344 मीटर पर सेकेंड, वो होती है 344 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 0.1 सेकेंड। तो आपके पास वेलोसिटी, आपके पास में टाइम है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, है ना। वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब इस दिस इंप्लाइज दैट डिस्टेंस मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है आपकी 344 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड को अगर मैं 3,400 सॉरी 344 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 34.4। तो ये डिस्टेंस है, मतलब साउंड को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा अगर हमें इको सुनना है तो हमें ये सोर्स है, यहाँ से निकलना भी है और यहाँ पर वापस भी पहुंचना है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये होना चाहिए 34.4 मीटर। इसका मतलब ये हुआ 34.4 टोटल जर्नी का डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब जाने के लिए और आने के लिए टोटल डिस्टेंस 34.4। तो इसको हम डिवाइड बाय 2 करते हैं। इसको अगर हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये बनेगा 17.2 मीटर। तो ये जाने के लिए 7.2 मीटर और आने के लिए 7.2 मीटर, तो ऐसा हो जाएगा 34.4 मीटर, है ना, 34.4 मीटर, है ना। 34.4 मीटर, इसका हाफ कर दिया तो 17.2 मीटर। मतलब अगर आप 22 डिग्री सेल्सियस पे या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अगर आप इको सुनना चाहते हो, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जो साउंड है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 17.2 मीटर होना चाहिए, ताकि 0.1 सेकंड में वो वहां से लग करके, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के फिर से हमें सुनाई देगा, और हमें इको इको का फीलिंग हमें होने वाला है, इको हमें सुनाई देगा, राइट। हम्म। अब देखिए, अब हम रिवर्बरेशन की बात करने वाले। रिवर्बरेशन देखो होगा क्या, देखो यहाँ पर एक सिंगर बैठा हुआ है और ये डायरेक्ट साउंड है ना, मतलब ये डायरेक्ट साउंड है, मतलब ये सिंगर से निकलेगा और ये लिसनर की तरफ जा रहा है। लेकिन ऑडिटोरियम में, अगर ऑडिटोरियम में सारी दीवार एकदम प्लेन है, उसके ऊपर कर्टन नहीं लगाया गया, तो बहुत दिक्कत हो सकती है लिसनर को। इसके मैं आपको बताऊं, लिसनर को बहुत दिक्कत हो सकती है। साउंड हर जगह से लग के रिफ्लेक्ट होगा, साउंड हर जगह से लग के क्या होने वाला है, रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो इसको क्या हो रहा है, हर जगह से साउंड रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है ना, हर जगह से साउंड जो है रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है। तो मेनी इकोज आर क्रिएटिंग एट द सेम टाइम, है ना, और सारे इकोज आकर के लिसनर के कानों के ऊपर आकर के सुपर इम्पोज हो रहे हैं। तो जो ऐसी कंडीशन होती है, सुपर पोजिशन ऑफ इकोज, इसे बोला जाता है रिवर्बरेशन। इसे क्या बोला जाता है, रिवर्बरेशन बोला जाता है। यही बात हमको यहाँ पे बताई गई है, रिवर्बरेशन, ठीक है ना। अब देखिए सोनार सिस्टम की बात करते हैं। सोनार सिस्टम जो है, मतलब आप एक शिप ओशन के अंदर से ट्रैवल कर रही है, सी के अंदर से ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे होता क्या है कि उसके अंदर से बड़े बड़े विशालकाय प्राणी वहां पे होते हैं, है ना। उसमें शार्क भी होते हैं या फिर एनिमी एनिमी भी हो सकते हैं, एनिमी हो सकते हैं, तो जो जहाज को डुबो सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, जो आपकी शिप होती है उसके नीचे सोनार सिस्टम लगी हुई होती है। सोनार सिस्टम का मतलब क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, ऐसा होता है ना। तो इसमें एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। तो ये क्या करता है, साउंड को भेजता है और फिर साउंड को रिसीव भी करता है, साउंड को भेजता है और साउंड को रिसीव भी करता है, राइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास आ चुका है तो उसको लग करके साउंड बहुत जल्दी वापस आ जाएगा, राइट। ऐसे केस में जो शिप का कैप्टन होता है वो अलर्ट हो जाता है कि कोई तो ऑब्जेक्ट है जो बहुत पास में है। अगर वो बहुत पास में है तो वहां पे प्रिकॉशन ली जाएगी। तो ये होती है आपकी सोनार सिस्टम, है ना। अब देखिए, हम यहाँ पर लिक्विड के अंदर मतलब वाटर के अंदर कितनी ज्यादा स्पीड होती है साउंड की, वो हमें पहली पता रहेगी, ठीक है ना। कितनी होती है देखो जरा, हमने अभी अभी देखा, यहाँ पे हमने अभी अभी देखा है साउंड की स्पीड
लिक्विड की बात करें, सी वाटर की बात करें, तो 1500 है ना, 1531 मीटर पर सेकेंड इतनी स्पीड होती है साउंड की पानी के अंदर, सी वाटर के अंदर। सी वाटर के अंदर इतनी ज्यादा स्पीड होती है ना, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो हमें पता है कि स्पीड हमें पता है, स्पीड हमें पता है, स्पीड कितनी है 1531 मीटर पर सेकेंड, ऐसी स्पीड है ना। अब मान लीजिए कि जो साउंड है इसको लगा और मान लीजिए कि 3 सेकंड में वापस आ गया, ओके, 3 सेकंड में जो है वापस आ गया, तो डिस्टेंस, अपने को डिस्टेंस चेक करना है ना, डिस्टेंस अपने को चेक करना है, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ने कवर किया है ना। तो हम देखेंगे आपके 1530 ले लेते हैं, 30 ये जो स्पीड है ना। तो स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड मतलब क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है आपकी 1530 अप्रोक्सीमेट, तो कितना समय लगा, 3 सेकंड लग गए है ना। इसका ट्रिपल करेंगे, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे है ना। देखो मतलब इतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है, इतना जो डिस्टेंस है उसने क्या किया है, कवर किया है ना, इतना डिस्टेंस कवर किया है। अब इतना जो डिस्टेंस है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब ये जो डिस्टेंस है 4590, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों, आने का समय जाने का समय दोनों का 3 सेकंड है, ओके। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो जरा, ओके। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर है, 2200 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा हमें पता चलेगा। आ रहा है समझ में, ये गया और वापस आया, मतलब जाने के लिए 1.5 सेकेंड्स और आने के लिए 1.5 सेकेंड्स, ऐसा 3 सेकंड में वो जाकर वापस भी आ गया। तो 1.5 सेकंड में जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो है 2295 मीटर, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो 2295 मीटर की दूरी पर है, ऐसा सोनार सिस्टम पता कर लेगी। ये जो गणित है डिस्टेंस और टाइम का, इसको वो मैनेज कर सकता है, तो उसको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है शिप से। तो इसे बोलते हैं सोनार सिस्टम, है ना। अब ये साउंड, सोनोग्राफी, सोनोग्राफी में क्या होता है कि ये एक ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है ना, देखो यहाँ पे बोला गया है ना, एक प्रेग्नेंट अगर लेडी है तो उसके वुम्ब में, है ना, उसके वुम्ब में जो बेबी डेवलप हो रहा है तो उसको चेक करने के लिए इसको प्रोब बोलते हैं, प्रोब होता है यहाँ पे, एक प्रोब होता है ये, और इस प्रोब को यहाँ पर जेल लगाया जाता है। ये प्रोब जो होता है इसको क्या लगाया जाता है, जेल लगाया जाता है, और उस जेल को लगा करके उस फीमेल की बॉडी के ऊपर, उसके पेट के ऊपर उसको घुमाया जाता है, ताकि अंदर जो एक्टिविटीज है बच्चे की उसको चेक किया जा सके। तो ये क्या है, सोनोग्राफी की टेक्निक है ना। बहुत बार, मतलब अभी तो ये रेगुलर हो गया है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको, बहुत सारे लोग होते हैं जैसे मतलब थोड़ा सा मीठा भी खा लिया, मतलब जो स्वीट भी बहुत ज़्यादा खा लिया, तो फैट अगर बॉडी में बढ़ गया, तो फैट अगर बॉडी में बढ़ गया तब भी लीवर के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको भी चेक किया जाता है। मतलब एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है लिवर पे स्वेलिंग आना, क्योंकि फैट, बहुत सारे लोग चाय बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, बहुत सारे लोग स्वीट बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, है ना, थोड़ा सा हम इग्नोर करते हैं हेल्थ के ऊपर, तो फैट बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, बहुत इजीली बढ़ जाता है फैट बॉडी के अंदर। बहुत कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं हम कभी कभी, है ना, 4 बिस्किट बिस्किट अगर खा लिए तब भी बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज अगर हो गए। तो अगर देखा जाए तो होता क्या है बेटा, लीवर के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको चेक करने के लिए सोनोग्राफी का ही यूज़ किया जाता है ना। देखो यहाँ पे वही बोला गया कि प्रोब का यूज़ किया जाता है, इसके ऊपर जेल लगाया जाता है ना, उसके ऊपर जेल लगाया जाता है प्रोब के ऊपर, और फिर वो साउंड ट्रैवल किया जाता है बॉडी के अंदर, ताकि पता चले कि क्या हो रहा है, वो बेबी की ग्रोथ, वो जो बेबी होता है उसकी ग्रोथ कितनी हुई है और कैसे हो रही है, तो इसको चेक करने के लिए ये सोनोग्राफी सिस्टम का यूज़ किया जाता है। हाँ,
ओके, अब देखिए ह्यूमन ईयर के अंदर कैसे ऑर्गन होते हैं, किस प्रकार से ह्यूमन ईयर काम करता है, वो भी अभी हम देखने वाले कि ह्यूमन ईयर कैसे काम करता है। देखो, तो ह्यूमन ईयर में कैसा होता है, ये देखो, ये जो है ये आउटर ईयर है, ये क्या है आपका आउटर ईयर है, ये क्या है आपका आउटर ईयर। तो ये जो बाहर वाला पार्ट है इसे बोला जाता है पिन्ना, इसको ईयर पिन्ना बोला जाता है। ओके, अब ये जो होता है, ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो पार्ट है यहाँ पे इसे बोला जाता है ऑडिटरी कैनाल, है ना, इसको ईयर कैनाल बोला जाता है, इसको ऑडिटरी कैनाल बोला जाता है। मतलब ये देखो, ये आउटर ईयर है, और ये जो है ना, ये जो है ये आपका क्या हो गया, मिडल ईयर हो गया। ये जो कैनाल है ये क्या हो गया आपका, मिडल ईयर हो गया है, मिडल ईयर हो जाए। उसके बाद में इनर ईयर होता है। तो देखिए, ये होता है यहाँ पे ईयर ड्रम, यहाँ पे होता है ईयर ड्रम, और ईयर ड्रम के पीछे 3 बोन होते हैं, है ना। उसमें होता है, उसमें जो पहला बोन होता है, उसमें होता है ना, यहाँ पर नहीं है शायद वो, उसमें होता है जो 3 बोन्स होते हैं, उसमें देखिए मैं आपको लिख कर देता हूँ। वहाँ पे 3 बोन होते हैं, एक होता है मैलियस, है ना, मैलियस, एक होता है इनकस, और एक होता है स्टेप्स, है ना। आपके बायोलॉजी के टीचर आपको बता देंगे वैसे। ईयर ड्रम के पीछे 3 बोन्स होते हैं, एक होता है मैलियस, एक होता है इनकस, एक होता है स्टेप्स। जो स्टेप्स होता है, यहाँ पे जो स्टेप्स बोला गया है, तो स्टेप्स अपने बॉडी की सबसे छोटी बोन है। और ये स्टेप्स जो होता है, ये स्टेप्स के पीछे, ये जो स्टेप्स होता है, तो स्टेप्स के पीछे जो है वो होता है कोकलिया। ये जो है यहाँ पे, ये क्या है, कोकलिया। तो ये जो कोकलिया होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है ना, उसके अंदर फ्लूइड होता है। वो जो फ्लूइड है वो सेंसेशन क्रिएट करता है, और वो जो सेंसेशन है वो ब्रेन की तरफ जाता है, ताकि सिग्नल को जो है डिटेक्ट किया जाए, ताकि सिग्नल को डिटेक्ट किया जाए। ओके, तो ये होता है आपका, हाँ। और ये देखिए, ये जो ईयर का पार्ट होता है, ये थ्रोट में ओपन होता है, थ्रोट में, उसको यूस्टेचियन ट्यूब बोलते हैं, है ना, यूस्टेचियन ट्यूब बोलते हैं। कभी कभी हम जब कान में कुछ कर रहे होते हैं, थोड़ा सा कान में अगर कोई ईयरबड होता है, उसको हम कान में सुन के, कान में डाल के गाने सुन रहे होते हैं, तो कभी कभी थ्रोट में थोड़ा सा खुजली जैसा अपने को फीलिंग होता है ना। तो उसकी जो एक हवा होती है वो कहाँ पे होती है, यूस्टेचियन ट्यूब में ओपन होती है, राइट, यूस्टेचियन ट्यूब में ओपन होती है। उसका अलग अलग फंक्शन है, जैसे कहीं पर ब्लास्ट हो रहा है ना, कहीं पे ब्लास्ट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर कान के ऊपर तैयार होता है। ऐसे केस में क्या होता है कि जब बहुत बड़ा साउंड हम सुनते हैं, तो अपना जो माउथ है वो ओपन रह जाता है कभी कभी। तो जब ये माउथ ओपन रह जाता है, तो उससे होता क्या है, बाहर से आने वाला साउंड और जो हमने माउथ ओपन किया है उसके वजह से अंदर से भी साउंड जाता है। तो जो यूस्टेचियन ट्यूब है, यहाँ से भी साउंड जाएगा और उधर से भी साउंड आएगा, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा, तो ईयर ड्रम फटेगा नहीं, ईयर ड्रम फटेगा नहीं, ऐसा होता। ओके, तो ये आउटर ईयर में क्या होता है आपका, आउटर ईयर में क्या हो रहा है, पिन्ना होता है ना। आउटर ईयर में क्या होता है, पिन्ना होता है, पिन्ना होता है। ये जो पार्ट होता है अपने ईयर का, ये होता है ईयर पिन्ना, ये होता है ईयर पिन्ना, राइट। तो ये क्या करेगा, साउंड को कलेक्ट करेगा। ओके, फनल की तरह काम करता है। बाद में मिडल ईयर होता है, तो मिडल ईयर होता है, उसके अंदर क्या होता है, देखो जरा, मिडल ईयर था, थिन मेम्ब्रेन इन द कैविटी ऑफ द मिडल ईयर कॉल्ड द ईयर ड्रम, उसे ईयर ड्रम बोला जाता है। व्हेन अ compression इन अ साउंड वेव reaches the eardrum, the pressure outside it increases and it get pushed inwards. The opposite happen when rarefaction reaches there. The pressure outside decreases and the membrane gets pulled out. है ना, जब रेयरफेक्शन जाएगा तो वो बाहर की तरफ खींचा जाएगा, जब कॉम्प्रेशन जाएगा तो वो अंदर प्रेस हो जाएगा। ऐसी बात यहाँ पे बताई गई है। और इनर ईयर में क्या रहेगा, इनर ईयर में क्या रहेगा, ऑडिटरी नर्व कनेक्ट्स द इनर ईयर टू द ब्रेन। द इनर ईयर हैज अ स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग द शेल ऑफ स्नेल, है ना, उसको कोक्लिया बोला जाता है। जो स्नेल की तरह स्ट्रक्चर होता है उसको कोक्लिया बोला जाता है, जो अभी हमने देखा। कोक्लिया रिसीव्स द वाइब्रेशन कमिंग फ्रॉम द मेम्ब्रेन एंड कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल व्हिच आर सेंट टू द ब्रेन थ्रू द नर्व।
द ब्रेन एनालाइज दिस सिग्नल्स। ओके, इस तरीके से ये काम करता है, राइट। क्या बोला है, द ईयर इज एन इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन, sticks or the other pointed object should not never be inserted into the ear for cleaning it. Also, some should not hear very loud music using earphones. It may cause the grave injury टू द ईयर ड्रम, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तो एक पॉइंटेड पार्ट लेकर के कोई चाबी यूज करता है, कोई पॉइंटेड पार्ट यूज करता है अपने ईयर को क्लीन करने के लिए। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईयर ड्रम जो होता है बहुत ही डेलिकेट पार्ट होता है ना। आप उसके लिए स्पेशल चीज़ आती है जहाँ पे कॉटन लगा होता है उसके ऊपर, तो उसका यूज़ करके आप अपने ईयर को क्लीन कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा इंजुरी, बहुत बड़ी इंजुरी आपको क्रिएट कर सकता है अगर आप पॉइंटेड पार्ट का यूज़ करके ईयर को क्लीन करते हो तो। ओके बेटा, तो यहाँ पे इस चैप्टर समाप्त तो होता है। ओके, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने पूरा लेक्चर देखा। मिलते रहिए, ऐसे ही लेक्चर देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।